Hello students, myself डॉक्टर शालिनी फ्रॉम आयुर्वेदा वाला कोचिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर AIA PGT और आपके जो यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम होते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो चरक सूत्र 17 कियंता शीर्षी अध्याय का 18 प्रकार के जो 6 बताए गए हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 18 प्रकार के 6 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पे 3 दोष हैं, 7 धातुएं, 7 धातु के मल और 1 ओज। इन सबको मिला के कितना हुआ? 18। अब देखेंगे रस क्षय के लक्षण। तो रस क्षय के लक्षण देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रस वह स्रोतस का जो मूल होता है वो क्या होता है। तो रस वह स्रोतस का जो मूल होता है वो होता है हृदय और क्या है? 10 धमनी। ठीक है, तो रसवह स्रोतस का मूल क्या है? हृदय है और 10 धमनी। अभी मैंने आपको हृदय क्यों बताया? क्योंकि हमें रस क्षय के, अभी देखो जो उसका मूल क्या है? हृदय। तो अगर क्षय होगा तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षय होगा? मूल पे, हृदय में। तो हमें जो लक्षण मिलेंगे वो सारे हृदय वाले यहाँ पे मिलेंगे रस क्षय के लक्षण में। तो यहाँ पे क्या आता है? घटते सहते शब्दम न उच्चै द्रव्यति शूल्यते। रस के क्षीण हो जाने पर, थोड़ी चेष्टा करने पर भी मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे हृदय को कोई हिला रहा है। मनुष्य जो है ऊंचे शब्दों को सहन नहीं करेगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर रस धातु का क्षय हो गया है तो उसके अंदर उत्तरोत्तर बाकी धातुओं का भी नहीं बन रही है ठीक प्रकार से। और अगर रस धातु का क्षय हो गया है तो अगर उसके सामने वो ज़्यादा शोरगुल वाला वातावरण नहीं सहन कर पाएगा, उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, उसको शांति ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि उसके शरीर में क्या कम हो गया है? रस कम हो गया है। तो रस कम हो गया है तो वो क्या करेगा? उसको ज़्यादा शोरगुल पसंद नहीं आएगा, वो ज़्यादा ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बोला गया हृदयम ताम्यति। अभी देखो हमें एक टिक कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास तो टिक मार्क में आएगा ना क्वेश्चन, तो हमें अपना आंसर टिक कैसे करना है? हृदयम ताम्यति। हृदय वाले लक्षण कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? रस क्षय में। हृदय ताम्यति, हृदय में क्या होगा? घबराहट होगी। स्वल्प चेष्टा श्यापी, उसकी जो चेष्टाएं होंगी वो कम हो जाएंगी। स्वल्प चेष्टा मतलब क्या होगा? शरीर जो होगा वो थकावट का अनुभव करेगा। अब कैसे याद रहेगा कि स्वल्प चेष्टा शपी रस क्षय में है? तो आप सिर्फ इतना याद करो, स्वा। जब आपने स्वा याद कर लिया तो स्वा से हमें पता है कि रस को हम स्वरस भी कह सकते हैं। अगर हम रस को स्वरस कह सकते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा कि स्वल्प चेष्टाश्यापी, स्वा से स्वा मैच कर लेंगे, कोटेशन हो गया हमारा स्वल्प चेष्टाश्यापी स्वरस। हृदय से हमें समझ में आ जाएगा, हृदय रसवा स्रोतस का मूल हृदय और 10 धमनियाँ होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? हृदयम ताम्यति, रस क्षय में आ जाएगा। जिस व्यक्ति में रस क्षय हो गया मतलब उसके शरीर में कोई धातु ही नहीं, रस भी कम, उत्तरोत्तर धातुएं भी कम बनेगी, तो वो ज़्यादा शोरगुल नहीं पसंद करेगा, उस ज़्यादा ऊंचे शब्दों को नहीं पसंद करेगा। उसके शरीर में क्या होगी? उसको थोड़ा सा भी वो काम करेगा उसको ऐसा लगेगा कि उसके हृदय को कोई हिला रहा है, इस तरीके की कोई उसको फीलिंग आएगी। तो ये तो हो गया आचार्य चरक के हिसाब से। आचार्य सुश्रुत के हिसाब से देखते हैं। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि रस क्षय से हृत पीड़ा होती है। देखो आचार्य चरक ने बोला हृदयम ताम्यति, मतलब हृदय में खिंचावट होना या हृदय में घबराहट होना। लेकिन आचार्य सुश्रुत बोलते हैं रस क्षय में हृत पीड़ा, कंप होगा, कंपन होगा और शून्यता हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट रक्त क्षय देखेंगे। तो रक्त क्षय में क्या बोला है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो रक्त क्षय में आचार्य चरक ने बोला है कि जब रक्त का क्षय हो जाएगा, तो देखो अगर रक्त का क्षय हो रहा है तो क्या होगा? रक्त के क्षय हो जाने पर त्वचा कैसी हो जाएगी? कठोर हो जाएगी, फटी हुई होगी, मुरझाई होगी और रुक्ष हो जाती है। तो रक्त का अगर क्षय होता है तो यहाँ पे त्वचा कैसी हो जाएगी? परुष, स्फुटित, म्लान, त्वग रुक्ष हो जाएगा रक्त के संचय में। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है शिरा शैथिल्यम,
कैसे याद करेंगे कि शिरा यहाँ पे है, तो शिरा में पहला शब्द, रा क्या हो जाएगा दूसरा शब्द, दूसरे नंबर पे क्या दो शब्द वाला दूसरे नंबर पे, तो रक्तक्षय में क्या होएगा शिरा शैथिल्य। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है हमें जो देखने के लिए मिलेगा कि रक्तक्षय में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है शिरा शैथिल्य। इसके अलावा जो हमें स्किन रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मिली थी वो रक्त में, तो देखो स्किन हमें याद रखना है कि जितनी भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कहाँ पे हमें मिल रही हैं, रक्त में मिल रही हैं। कैसा हो जाना, स्किन का परुष कठोर होना, फटने लगना, म्लान होना, मुरझाई सी होना, रुक्ष हो जाना, ये सारा हमें कहाँ पे मिलेगा, रक्तक्षय में। अब आगे देखेंगे मांस क्षय। देखो मांस का क्षय हो गया है, तो मांस का क्षय हो गया है तो हमें मांस कहाँ पे दिखता है सबसे ज़्यादा, हमें सबसे ज़्यादा जो मांस दिखता है वो स्फिक प्रदेश पे, ग्रीवा प्रदेश पे और उदर पे। इन्हीं जगह पे क्या होता है कि मांस जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। मांस के क्षय में हम ये चीज़ें देख रहे हैं, और मांस ज़्यादा कहाँ पे, वृद्धि कहाँ पे होती है, तो इन्हीं प्रदेश में होती है, स्फिक ग्रीवा उदर में वृद्धि होती है। और यहाँ पे देखेंगे कि मांस क्षय, तो मांस क्षय में क्या बताया गया है कि स्फिक प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश और उदर प्रदेश में क्या हो गई, शुष्कता हो गई, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, मांस का क्षय हो रहा है। जब मांस का क्षय हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, स्फिक ग्रीवा उदर में शुष्कता आ जाएगी। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, मांस क्षय स्फिक गंड ओष्ठ उपस्थ उरु वक्ष वच्छ कक्षा पीड़िका उदर ग्रीवा शुष्कता, इन्होंने भी शुष्कता बोला। रौक्ष त्योदो गात्राणाम सदनम। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धमनी शैथिल्य। अभी हमने पढ़ा था शिरा शैथिल्य, वहाँ पे मैंने बताया था कि शिरा में दो शब्द हैं, तो ये दूसरे नंबर के उस पे आता है, दूसरे नंबर की धातु पे। धमनी में तीन शब्द हैं तो ये तीसरे नंबर की धातु पे आएगा। ठीक है, तो धमनी में कितने हो गए, तीन शब्द, तीन शब्द में ये तीसरे नंबर की धातु पे आएगा, तो धमनी शैथिल्य हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मांसक्षय में। इसके अलावा आचार्य वाग्भट का भी देखो, आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है कि मांस क्षय में अक्षग्लानी, अक्षग्लानी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्फिक कंड शुष्कता है, तो सभी ने बोला। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि संधि वेदना, तो देखो हमें संधि के सारे आंसर, एक कॉन्सेप्ट है कि संधि वाले सारे आंसर जो हैं वो मेद में मिलेंगे। मेद 6 में हमें संधि के सारे आंसर मिलेंगे एक्सेप्ट संधि वेदना। संधि वेदना हमें कहाँ पे मिलता है, मांस 6 में। कैसे याद रहेगा, अगर शरीर में मांस कम हो जाएगा, कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति है, तो उसके संधियों में, उसके क्योंकि मांस ही नहीं है तो उसके संधियाँ के आपस में टकराएंगी और संधियों में वेदना होने लगेगी। बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति होगा तो उसके क्या है कि शरीर में बिल्कुल मांस खत्म हो गई थी, संधियाँ संधियाँ बची, सारे जॉइंट्स बचे, वो आपस में टकरा टकरा के क्या करेंगे, वेदना करेंगे। तो संधि वेदना सिर्फ हमें मांस क्षय में मिलेगा, बाकी संधि के सारे आंसर हमें कहाँ मिलेंगे, मेद क्षय में। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अक्षग्लानी, ये हमें मांस क्षय में देखने को मिलता है। अब आगे आ जाएंगे मेद क्षय में। तो मेद क्षय का क्या लक्षण होता है, मेद क्षय का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है वो है प्लीहा अभिवृद्धि। ये रहा, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मेद जो है, मेद का जब क्षय हो जाता है तो प्लीहा अभिवृद्धि, इसका यह मतलब नहीं है कि प्लीहा के साइज में वृद्धि हो जाती है। सिंपली हम प्लीहा को पैल्पेट कर पाते हैं, अगर कोई बहुत पतला दुबला व्यक्ति है तो प्लीहा अभिवृद्धि हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी, मेद क्षय में। इसके अलावा मैंने बोला कि संधि के सारे आंसर, संधि से रिलेटेड कुछ भी लिखा है वो मेद में ही आएगा, तो संधि स्फुटन मेद में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा संधि शून्यता मेद में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, मेद में। इसके अलावा जो मेद में इम्पॉर्टेंट था वो है संधि स्फुटनम ग्लानि अक्षणों। देखो अब ग्लानि अक्षणों आयास, अगर हम हिंदी में मतलब देखेंगे तो नेत्र में ग्लानि और शरीर में थकावट, ये। और अक्ष ग्लानि, बस यहाँ पे शब्दों का
यहाँ हम देखेंगे तो हम यह देख रहे हैं कि जो ग्लानि अक्षणों आयास जो कि मेद 6 में हमें देखने के लिए मिलता है, और आचार्य वाग्भट ने अक्ष ग्लानि बताया है मांस 6 में। दोनों ही शब्दों में अगर हम देखें तो अगर हम हिंदी में देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। संस्कृत के कोटेशंस दोनों के लिए ही अलग अलग हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अक्ष ग्लानि, तो उसका आंसर जाएगा मांस 6। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लानि अक्षणों आयास, तो इसका आंसर जाएगा मेद 6। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बताया गया है लक्षणम मेदसी क्षीर्णे तनुत्वम च उदरस्य। अभी देखो, हमें जो कंफ्यूज नहीं होना है वो इस चीज़ से कि जब मांस का क्षय होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि स्फिग ग्रीवा उदर शुष्कता, वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें शुष्क होती हैं। मांस के क्षय क्या होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप बहुत जो पतला दुबला है, क्या यार बहुत सूखे सूखे से हो। तो जो व्यक्ति पतला दुबला है वो कैसा है, शुष्क है, मांस वाला। लेकिन मेद का जब क्षय होता है तो व्यक्ति क्या होता है, पतला हो जाता है, तनु हो जाता है। शब्द इंपॉर्टेंट है, तनु का मतलब होता है पतला। अगर कोई पतला व्यक्ति है तो आप उसको क्या कहोगे, अरे यार बहुत पतले हो गए। पतले हो गए मतलब फैट कम हो गया। पतले होने का क्या मतलब हुआ कि उसके शरीर का जो फैट था वो कम हो गया। अब अगर फैट कम हो गया तो व्यक्ति कैसा हो गया, तनु हो गया। तो तनुत्वम चा उदरस्य, तनुत्वम चा उदरस्य चा किस में आता है, जब आप पतले हो जाओगे। पतले हो जाओगे तो क्या कम होगा, फैट कम होगा। फैट कम होगा इसका मतलब है कि मेद का क्षय हो जाएगा। बहुत सूखे हो गए, बहुत सूख गया है शरीर, कब सूखेगा, जब मांस का क्षय होगा। मोस्टली हमारा जो फैट होता है वो कहाँ पे होता है, लड़के लोगों का क्या होता है कि तोंद निकल आता है। लड़की लोगों का क्या होता है, बेली फैट बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें जो फैट देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, उदर पे। तो फैट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तनुत्वम चा उदरस्य। जबकि जो हम शुष्कता पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ी थी स्फिक प्रदेश पे, ग्रीवा प्रदेश पे और उदर प्रदेश पे। इन प्रदेश पे मांस का क्षय हो रहा था। मेद 6 में हमने ये देखा कि मैंने बोला कि मेद के सारे आंसर, जितने भी संधि वाले कोटेशंस वाले आंसर होते हैं वो सभी मेद में होंगे, एक्सेप्ट संधि वेदना। संधि वेदना कहाँ है, मांस 6 में। मांस इतना ज़्यादा कम हो गया, शरीर में इतना मांस कम हो गया कि उसकी संधियों में वेदना होने लग गई, उसके जॉइंट्स में वेदना हो रही है। बाकी सारे संधि के आंसर मेद 6 में। फिर यहाँ पे जो अन्य आचार्यों का दिया हुआ है, आचार्य सुश्रुत का, प्लीहा अभिवृद्धि इंपॉर्टेंट है, संधि शून्यता बन जाएगा, रुक्षता आ जाएगी, मेदुर मांस प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। मेदुर मांस प्रार्थना मेद 6 में। मेदुर मांस प्रार्थना क्यों करेगा, कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। तो मेद की कमी हो गई शरीर में तो वो क्या करेगा, उसको खाने की इच्छा होगी, मेद खाने की इच्छा होगी, मांस खाने की इच्छा होगी। ये है इसका कॉन्सेप्ट। फिर आचार्य वाग्भट का देखेंगे। आचार्य वाग्भट ने बताया है मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीहो वृद्धि कृशांगिता। मतलब कि जो मेद का अगर क्षय हो जाएगा तो कटी में शून्यता। अभी सोचो, जैसे क्या होता है, कमर का साइज किससे शुरू होता है, 26, 28, 30, 32 ऐसा करके होता है। अब फैट कहाँ से कम हो रहा है, तनुत्वम चा उदरस। अब उधर का जो फैट था वो इतना ज़्यादा कम हो गया कि कटी में क्या हो गया, शून्यता आ गई, बहुत पतला हो गया उसका कमर। तो कटी शून्यता देखने के लिए मिलेगा। मेदिसी स्वप्नम कट्या प्लीहो अभिवृद्धि, ये तो आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है। व्यक्ति कैसा हो गया, पतला, कृशांगिता। इसके अलावा अष्टांग संग्रह ने भी काफ़ी चीज़ें बताई है, प्लीहा अभिवृद्धि, कटी स्वप्नम, संधि शून्यता, रौक्ष्यम, कार्श्यम, श्रम, शोष, मेदुर मांस प्रार्थना। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ, देखेंगे अस्थि क्षय के लक्षण। तो अस्थि क्षय के लक्षण देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अस्थि क्या है, कैल्शियम से बना होता है। अस्थि का जो मल होता है वो क्या होता है, केश, लोम, नख, श्रमशु, ये सारी चीज़ें। अगर शरीर में अस्थि का कमी हो गया मतलब कैल्शियम का कमी हो गया तो ये सारी चीज़ें जो कि अस्थि के ही क्या है, मल हैं, तो इनकी भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब इनकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, केश, लोम, नख, श्रमशु, द्विज प्रपतनम। प्रपतनम का मतलब क्या होगा, ये सब गिरने लगेगा।
क्या होगा, व्यक्ति के बाल बहुत झड़ेंगे, व्यक्ति के जो नख होंगे, नाखून बार बार टूट जाएंगे, लोम होंगे वो टूटेंगे, और इसके अलावा जो उसके दांत होंगे वो गिरने लगेंगे। श्रमः, शरीर में थकावट महसूस करेगा। इसके बाद एक और संधि शैथिल्यम। तो संधि के दो आंसर, एक संधि वेदना। संधि वेदना कहाँ पे आता है, मांसक्षय में। फिर संधि के सारे पॉइंट्स कहाँ आएंगे, मेद में। इसके अलावा जो संधि शैथिल्य होता है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अस्थिक्षय में। याद कैसे होगा, सिंपल सी ट्रिक है। संधि शैथिल्य, तो सा और था साथ में आ रहा है। अस्थि में क्या होता है, सा और था साथ में आता है। तो संधि शैथिल्य कहाँ आएगा, अस्थि क्षय में आएगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब इससे ऊपर मेद में आएंगी, संधि वाला। आचार्य वाग्भट्ट ने देखो क्या बोला है, दंत नख रोम केश शतन रौक्षम पारुष्यम संधि शैथिल्य अस्थि तोद। अभी देखो अस्थि तोद यहाँ पे आएगा और अस्थि निस्तोद जब हम आगे पढ़ेंगे अस्थि निस्तोद यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ आ रहा है अस्थि तोद, यहाँ आएगा अस्थि निस्तोद। याद कैसे करेंगे, मनी, मनी याद करेंगे। तो मज्जा में क्या होता है, निस्तोद, उससे पहले क्या आएगा, अस्थि तोद। ऐसे भी याद करो कि जो वेदना वाला लक्षण होता है वो पहले आ जाता है। जिस प्रकार से संधि वेदना वो पहले आ गई थी, किस में आ गई थी, अस्थि में ही आ गई, उसमें संधि वेदना मांस में आ गई थी। मांस क्षय में हमें क्या देखने को मिला, संधि वेदना। फिर संधि के सारे पॉइंट्स हमें मेद में, एक्सेप्ट संधि शैथिल्य। संधि शैथिल्य कहाँ पे देखने के लिए मिला, अस्थि क्षय के अंदर में। अब आ जाओ मज्जा में, मज्जा क्षय के लक्षण। तो हमें पता है कि मज्जा कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हड्डियों के बीच में। हड्डियों के बीच में जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होती है, मज्जा। तो मज्जा जहाँ होती है वहीं के लक्षण दिखाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मज्जा जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहीं के लक्षण दिखाएगी। तो इसमें आता है मज्जा क्षय में, शीर्यन्ते इव चा अस्थीनि दुर्बलानी लघूनी चा। मतलब मज्जा के क्षय होने पे जो अस्थियां हैं, अस्थिनी, अस्थि कैसी हो जाएगी, अब जो ये इसके अंदर मज्जा भरी है, अब ये मज्जा क्या है, अब ये खाली हड्डी बची। पहले का सीन था ये, ठीक है, और अब क्या हो गया कि जो मज्जा भरी थी इस हड्डी के अंदर में वो क्या हो गया, खाली हो गया। अब जैसे ही खाली हुआ, और हमें पता है कहीं पे भी अगर स्थान खाली होता है तो उस स्थान को कौन भरने के लिए आता है, वात। तो इस स्थान को किसने भर लिया, वात। और उससे पहले जब ये हड्डी पहले भरी हुई एकदम अच्छी थी, अब ये हड्डी खाली हो गई तो कैसी हो गई, दुर्बल हो गई। कैसी हो गई हड्डी, हल्की हो गई। तो मज्जा के क्षय होने पर अस्थियां क्या होती हैं, अस्थियां कट कर गिर रही हैं ऐसा अनुभव होता है। अस्थियां दुर्बल हो जाती हैं और हल्की हो जाती हैं, और वह मनुष्य रोग से सर्वथा पीड़ित होता है। तो वात रोगाणी, प्रततम वात रोगाणी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रततम वात रोगाणी किस में आता है, तो मज्जा क्षय के लक्षण में देखने के लिए मिलता है। अन्य आचार्यों ने क्या कहा है वो देखेंगे। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि मज्जा क्षय में हमें देखने के लिए मिलेगा अस्थि सौशिर्य। सौशिर्य का क्या मतलब होता है कि पोरस हो जाना। पोरस क्यों हो जाएगा, खाली स्थान डेवलप होगा वहाँ पे। तो पोरस क्यों होगा, क्योंकि जो मज्जा भरी हुई थी अस्थि के अंदर में वो क्या होगी, खाली हो गई। तो हड्डी कैसी हो गई, बिल्कुल खाली हो गई। तो अस्थि सौशिर्य। इसके अलावा मज्जा क्योंकि बोन मैरो होती है, तो अगर किसी इंसान के अंदर बोन मैरो की कमी है, बोन मैरो बेसिकली क्या है, बोन मैरो की कमी है, तो उसको क्या होगे, हमेशा क्या आएंगे, चक्कर आएंगे। चक्कर आएंगे तो उसमें भ्रम होगा, स्तिमित भ्रम हो गया, और तिमिर दर्शन, आंखों के सामने क्या हो जाएगा, उसको अंधेरा छाएगा। तो यहाँ पे हमें भ्रम देखने के लिए मिलेगा और तिमिर दर्शन देखने के लिए मिलेगा। सुश्रुत ने मज्जा के क्षय होने पर शुक्र की कमी। तो देखो आचार्य सुश्रुत का इम्पोर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अगर मज्जा का क्षय होता है तो अल्प शुक्रता, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन दे अल्प शुक्रता और पहला ऑप्शन आपको रखे कि शुक्र क्षय, तो हमारे ज़्यादातर आंसर क्या होगा कि शुक्र क्षय कर देंगे, बट वो गलत है। क्योंकि मज्जा के बाद किसकी उत्पत्ति होती है, शुक्र की। तो अगर मज्जा ही कम हो गया तो शुक्र भी कम हो जाएगा। तो अल्प शुक्रता का जो हमें लक्षण देखने के लिए मिलेगा वो किस में मिलेगा, मज्जा क्षय में। इसके बाद क्या है,
पर्व भेद, पर्व भेद का मतलब होता है कि अस्थियों में तोद होना, अस्थि निस्तोद हो गया, गांठों में वेदना होना, और अस्थि शून्यता। तो देखो मैंने बोला ना कि जहाँ भरी होती है वहीं के लक्षण देती है, जहाँ प्रेजेंट है वहीं के लक्षण। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना अस्थि वाली चीज़ें होंगी वो मज्जा में देखने के लिए मिलेंगी। जैसे अस्थि शून्यता कहाँ पे आएगा? मज्जा के अंदर में। तो मज्जा में अस्थि सौशिर्य कहाँ पे आएगा? मज्जा में। तो जहाँ मज्जा भरी है, जहाँ प्रेजेंट है वहीं के लक्षण दिखाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ प्रेजेंट है वहीं के लक्षण दिखाएगी। तो मज्जा कहाँ भरी है? अस्थि में भरी है, तो अस्थि सौशिर्य हो जाना, अस्थि में शून्यता आ जाना। शून्यता का मतलब क्या? खाली स्थान। मज्जा हट गई तो खाली हो गई, शून्यता आना। वहाँ खाली होते ही वात आ गई, प्रततम वात रोगाणी। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये इसमें आ जाएगा मज्जा के अंदर में। अब आ जाओ शुक्र क्षय के लक्षण। अब देखो अगर शुक्र की कमी हो जाती है तो एक तो दुर्बलता आता है शरीर में, मुख शोष होगा। शुक्र की कमी से क्या क्या चीज़ें हैं कि शुक्र का क्षय होने पर व्यक्ति में दुर्बलता आएगी और मुख सूखने लगेगा। पांडुत्वम इम्पॉर्टेंट है। सदनम श्रमः, तो शरीर पीलापन हो जाएगा, शरीर में अवसाद और थकावट आएगी। अब आता है कैलेब्य, इम्पॉर्टेंट है। कैलेब्यम शुक्र अविसर्गस, मतलब कि शुक्र का देरी से बाहर निकलना। क्षीण शुक्रस्य लक्षणम, तो ये हो गया तुम्हारा क्षीण शुक्र के लक्षण। तो इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? दौर्बल्यम मुख शोषस्य, दुर्बलता आएगी, मुख सूखेगा। पांडुत्वम सदनम श्रमा, कैलेब्यम शुक्र अविसर्गस्य क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। ये है शुक्र क्षय के लक्षण। अन्य आचार्यों ने जो बताया वो भी देख लेते हैं। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि शुक्रे चिरात प्रसिच्यते, मतलब देर से बाहर निकलना। शुक्रम शोधितम एवचा, मतलब शुक्र के साथ रक्त मिला हुआ बाहर निकलना। तदो अर्थ्यम विष्णु मेड्र धूमायतीव, तो विषण और मेड्र में क्या है? धुएं के समान ऐसा लगना कि कुछ धुएं जैसा निकल रहा है, इस तरीके से कुछ होना, ये आता है इसमें। सुश्रुत ने शुक्र के क्षय होने पर अंडकोश तथा मूत्र इंद्रियों में वेदना। यहाँ पे बताया कि शुक्र क्षय में मेड्र में विषण में वेदना। अशक्ति मैथुन, अगर अशक्ति मैथुन करेगा मतलब मैथुन में कोई शक्ति नहीं होगी क्योंकि शुक्र नहीं है। और क्या होगा? चिरात प्रसेक, देर से निकलेगा, और जब निकलेगा तो क्या होगा? अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, तो इसमें क्या होगा? अधिक देर से और शुक्र का निकलना, और जब शुक्र निकले तो उसमें कुछ रक्त का भी अंश निकलना। तो सभी आचार्यों का लगभग एक जैसा ही है, इसमें कुछ बहुत अंतर नहीं था। तो यहाँ तक अभी हमने 7 धातु का क्षय देख लिया है। और अगर मैं ज़्यादा लंबा करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी इस पार्ट में हम यहाँ तक देखे हैं। अभी हमने धातुओं का क्षय देखा है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम मल का क्षय देखेंगे और ओज का क्षय देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही पढ़ते रहिए।